बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी 1 यूनिट नंबर 3 दैट इज सेलुलर एडॉप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ। हमारे और जो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डिस्कस द जनरल चेंजेस इन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल एडप्टिव प्रोसेस। इसके अलावा जो सेलुलर चेंजेस होते हैं जिसको हम एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया, और कौन सी ऐसी जनरल कंडीशन है जिसके अंदर ये वाली चेंजेस हो जाती हैं। इसके अलावा जो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ है और नॉर्मल एडेप्टिव चेंजेस है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे। इस लेक्चर को यानी सेलुलर एडॉप्टेशन या एबेरेंट सेल ग्रोथ को समझने के लिए हमें पता हो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। कि अगर हम सेल के टाइप्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं लेबाइल सेल, एक को हम कहते हैं परमानेंट सेल, और एक को हम कहते हैं स्टेबल सेल। जो लेबाइल सेल होते हैं इसके अंदर फ्रीक्वेंटली सेल डिवीजन होती है, फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल और इंटेस्टाइनल। इसके अलावा जो परमानेंट सेल है जिसके अंदर कोई माइटोसिस प्रोसेस नहीं होता, कोई सेल डिवीजन नहीं होता, जिस तरह न्यूरोनल सेल्स है। और स्टेबल सेल के अंदर जो सेल्स होते हैं जो बिल्कुल स्टेबल होते हैं, जिसके अंदर कभी कभार माइटोसिस प्रोसेस हो जाता है, फॉर एग्जांपल लिवर हेपेटोसाइट, उसको हम स्टेबल सेल काउंट करते हैं। क्योंकि अगर हम एक लेट सपोज एक कुछ सेल को वहाँ पे लेट सपोज रिसेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे जो रिमेनिंग सेल्स हैं, रिमेनिंग हेपेटोसाइट हैं, जो हेल्थी लिवर के सेल्स है, उसके अंदर डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो लेबाइल सेल विच फ्रीक्वेंटली डिवाइड, परमानेंट सेल देयर इज नो डिवीजन इन परमानेंट सेल, एंड स्टेबल सेल के अंदर सम अप टू सम एक्सटेंट सेल डिवाइड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेलुलर एडॉप्टेशन। Change experienced by cell in response to physiological, for example, increased muscular mass after exercise, increased number of epithelial breast cell during a pregnancy, or pathological, for example, Barrett esophagus due to chronic gastric acid exposure or stimuli। अब जो सेलुलर एडॉप्टेशन है, जब सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ जाती है, चाहे वो स्ट्रेस नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, तो सेल के अंदर जो चेंजेस आ जाती हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सेलुलर एडॉप्टेशन। क्योंकि उस स्ट्रेस के साथ उस सेल ने अपने आप को सर्वाइव करना होता है, तो इसलिए उस सेल के अंदर अगर चेंजेस आ जाती हैं तो उस सेल को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सेलुलर एडॉप्टेशन। के सेल के अंदर जो चेंजेस आ जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ एनी स्ट्रेस और स्टिमुलस। अब वो जो एडॉप्टेशन होती है, जो सेल के अंदर चेंजेस होती है, वो नॉर्मल भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और वो एबनॉर्मल भी होती है जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एडॉप्टेशन। These changes usually make it easier for cell to tolerate adverse environment। अब सेल के अंदर ये चेंजेस क्यों आ जाती है? क्योंकि सेल ने उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना होता है, तो उसके अंदर अगर चेंजेस आ जाती है तो उस सेल के लिए उस एडवर्स इन्वायरमेंट यानी उस खराब इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना ईजी हो जाता है। परसिस्टेंट स्ट्रेस कैन लीड टू सेल इंजरी। अगर सेल के ऊपर स्ट्रेस परसिस्टेंट है, कंटिन्यू कोई स्टिमुलाई उस सेल को इरिटेट कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में सेल इंजर्ड हो जाते हैं और क्रिटिकल हाइपरट्रोफी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल की बात करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, अगर ब्लड वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ज़्यादा आता है, सही, तो इनिशियली वो अपने साइज को इनलार्ज कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो फिर रिजल्ट में हमारे पास जो हाइपरट्रोफी आ जाती है या जो एडॉप्टेशन होती है, जो सेल के अंदर चेंजेस आती है, उसको हम पैथोलॉजिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि मायोफाइब्रिल डैमेज हो जाते हैं, जो हार्ट के मसल से के सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं और रिजल्टिंग इन हार्ट फेलियर। तो अगर परसिस्टेंट हो तो उस रिजल्ट में हमें हार्ट फेलियर में पेशेंट चला जाता है। सेलुलर एडॉप्टेशन इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई एंड एडवर्स एनवायरमेंटल चेंजेस। इन अदर डिफिनीशन सेलुलर एडॉप्टेशन की कि सेल की वो एबिलिटी कि वो रिस्पॉन्स दे वेरियस स्टिमुलस को, मीन के उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ रहा है, लेट सपोज कोई बैक्टीरिया है वो सेल को इरिटेट कर रहे हैं, या सनलाइट है या अल्ट्रावायलेट रेज है वो किसी सेल को इरिटेट कर रहे होते हैं, या कोई
केमिकल्स है वो किसी सेल को इरिटेट कर रहे होते हैं, तो उस सेल के अंदर चेंजेस आ जाती है क्योंकि उसने उस स्ट्रेस के साथ अपने आप को सर्वाइव करना है। दीज एडोप्टेशन इंक्लूड, अब वो एडोप्टेशन वो जो सेल के अंदर चेंजेस आ जाती है वो क्या क्या होती है। एक को हम कहते हैं हाइपरट्रोफी, मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल। हाइपरप्लेजिया मीन इंक्रीज इन सेल नंबर। एट्रोफी मीन सेल का साइज कम हो जाना। मेटाप्लेजिया मीन कि एक टाइप्स ऑफ सेल कन्वर्ट हो जाते हैं इन अदर टाइप्स ऑफ सेल के अंदर। डिस्प्लेजिया हम कहते हैं कि सेल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। तो अब हम बारी बारी एक एक को डिस्कस। टिश्यू अडॉप्ट डिफरेंटली डिपेंडेंट ऑन द रेप्लिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल दैट मेक अप द टिश्यू। अब जो टिश्यू के अंदर एडोप्टेबिलिटी होती है, जो उसके अंदर एडोप्टेशन होती है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि टिश्यू कौन सा है। लेट सपोज अगर न्यूरोनल सेल के अंदर चेंजेस आ जाती है और वो एक बार इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके अंदर कोई रीजनरेशन वाला प्रोसेस नहीं होता। इसके बरअक्स अगर हम स्किन के एपिडर्मस को डैमेज कर रहे होते हैं या डर्मस को या स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल को हम डैमेज करते हैं तो वहाँ पे एडोप्टेबिलिटी होती है। For example, labile tissue such as the skin can rapidly replicate and therefore can also regenerate after injury। अगर हम लेबाइल सेल की बात करते हैं और उस स्किन के अंदर कोई चेंजेस आ जाती है या वो सेल डैमेज हो जाती है जिसको हम लेबाइल सेल कहते हैं, तो उसके अंदर रैपिडली रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस होता है, माइटोसिस प्रोसेस फास्ट होते हैं और वो जगह सेल रीजनरेट हो जाती है, वो जगह हील अप हो जाती है। वेयर इज परमानेंट टिश्यू सच एज न्यूरोनल एंड कार्डिक टिश्यू कैन नॉट रीजनरेट आफ्टर इंजरी इफ सेल आर नॉट एबल टू अडॉप्ट द एडवर्स एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर सेल के ऊपर कोई एडवर्स एनवायरमेंट आ गया, कोई एबनॉर्मल स्ट्रेस आ गया और सेल के अंदर एबिलिटी नहीं थी एडोप्टेशन की, तो सेल डेथ हो जाती है। अब सेल डेथ टू टाइप्स के होते हैं। अगर वो नॉर्मल है यानी फिजियोलॉजिकल है तो उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। अगर वो सेल के डेथ पैथोलॉजिकल है तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। अब एक एक सेलुलर एडोप्टेशन को डिस्कस करते हैं। एट्रोपी का मतलब होता है डिक्रीज द साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड एट्रोपी। एट्रोपी वो कंडीशन है जिसके अंदर सेल का साइज डिक्रीज हो जाती है। इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि नॉर्मल सेल की साइज क्या है और जो आगे फिर नजर आ रहे हैं वो जहाँ एट्रोपी वर्ड लिखा है तो वहाँ पे सेल के जो साइज है वो कम हो गया है। तो एट्रोपी मीन के रिड्यूस द या आर डिक्रीज द साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड एट्रोपी। अब काजेस क्या है एट्रोपी के? डिक्रीज वर्कलोड। अगर किसी भी टिश्यू के ऊपर हम काम कम करवा रहे, उससे काम कम ले रहे होते, फॉर एग्जांपल अगर स्केलेटल मसल्स है या अपर या लोअर लिम्ब के मसल्स है और उससे हम काम कम ले रहे होते हैं तो उससे डिसयूज एट्रोपी हो जाती है। या अगर हम इन अदर मिसाल की बात करते हैं, अब जब हम किसी लिम्स को इमोबिलाइज करते हैं, प्लास्टर कास्ट उसके ऊपर लगी हुई है और हम उसको इमोबिलाइज कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाती है उस डिपेंडेंट लिम्स को, जिसकी वजह से सेल का साइज रैपिडली डिक्रीज हो जाता है और सेल के अंदर चेंजेस आ जाती है जिसको हम कहते हैं एट्रोपी। या इन अदर काज की अगर हम बात करें, लॉस ऑफ इनर्वेशन या डी नर्वेशन। अगर नर्व की सप्लाई ना हो, कोई ऐसे टिश्यू या ऐसे मसल जो फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल डिपेंड होते हैं नर्व सप्लाई के ऊपर, अगर वो नर्व हम डैमेज कर दें तो उस वाले स्केलेटल मसल के अंदर रैपिडली चेंजेस आ जाती है और वो चेंजेस होती है एट्रोपी वाले। फॉर एग्जांपल पैरालिसिस या पोलियोमाइलाइटिस की मिसाल ले लो। इन अदर काज की अगर हम बात करते हैं, लैक ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। फॉर एग्जांपल कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डिपेंड ऑन एंडोक्राइन स्टिमुलेशन फॉर देयर नॉर्मल फंक्शन। लेट सपोज अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, अगर यंग एज के अंदर लेट सपोज एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है तो जो एट्रोफी होगी, सेल का साइज कम होगा, उसको हम कहेंगे कि दिस इज पैथोलॉजिकल। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं लेट सपोज के ओल्ड एज के अंदर, या थिमस इन्वोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं कि थिमस ग्लैंड के साथ वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाता है, तो वो भी एट्रोफी के एक मिसाल है। इसके अलावा लॉस ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन आफ्टर मेनोपॉज रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एट्रोपिक ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लेयर होते हैं उसके अंदर भी एट्रोफी होती है जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम होती है बॉडी के अंदर, और ये ज्यादातर आफ्टर मेनोपॉज होता है। विजाइनल एपिथेलियल एंड ब्रेस्ट सेल के अंदर भी एट्रोफी होती है अगर वहाँ प्रॉपर एंडोक्राइन स्टिमुलेशन नहीं मिलती। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन भी एक काज है। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो तो स्केलेटल मसल के अंदर एट्रोफी हो जाती है, फॉर एग्जांपल मरासमस। या एजिंग या सिनाइल एट्रोफी वक्त के साथ साथ भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि एजिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर ब्रेन सेल और हार्ट के सेल और बाकी के जितने भी टिश्यू है उसका साइज और फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है क्योंकि वो एज के साथ होते हैं, तो हम इसलिए उसको एक कहते हैं एजिंग एट्रोफी या हम उसको कहते हैं सिनाइल एट्रोफी।
अब बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी कौन सी होती है। तो हम बात करेंगे इन्वोल्यूशन की। फॉर एग्जांपल के organ temporarily enlarge and then undergo degradation where एट्रोपिक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल थैमस और ब्रेस्ट। थैमस ग्लैंड की इनिशियली अर्ली एज के अंदर ये अपना साइज को इनलार्ज कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। या ब्रेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो जाता है यंग एज के अंदर, और ओल्ड एज के अंदर फिर ब्रेस्ट के साइज डिक्रीज हो जाते हैं, साइज कम हो जाते हैं, सेल के ब्रेस्ट के अंदर एट्रोफी हो जाती है। तो वो इसके फिजियोलॉजिकल एग्जांपल है। या सिनाइल एट्रोफी की अगर हम बात करें जिसकी वजह से सारे अर्गन इफेक्टेड हो जाते हैं कि वक्त के साथ साथ हर अर्गन के अंदर उसका साइज या सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सिनाइल एट्रोफी। अब पैथोलॉजिकल एट्रोफी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं वो डिस्यूज एट्रोफी लेते हैं कि स्केलेटल मसल एट्रोफी इज अ कॉमन पैथोलॉजिकल एडॉप्टेशन टू स्केलेटल मसल डिस्यूज। अगर हम स्केलेटल मसल को यूज़ नहीं करते या हमने ब्लड की सप्लाई रिड्यूस कर दिया तो वहाँ पे एट्रोफी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड डिस्यूज एट्रोफी। अब जो टिश्यू है या अर्गन है जो ससेप्टेबल है एट्रोफी के, उसको हम काउंट करते हैं कि स्केलेटल मसल ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, कार्डिक मसल और सेकेंडरी 6 अर्गन और जो ब्रेन है ये ज़्यादा ससेप्टेबल है कि अगर इनको ब्लड न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं मिलती तो इसके अंदर फौरन से एट्रोफी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब हाइपरट्रोफी की बात करते हैं। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि सेल का साइज और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना। अगर ज़्यादा तादाद में सेल के साइज इंक्रीज हो जाए तो हमें होल अर्गन भी इनलार्ज नज़र आ रहा होता है। हाइपरट्रोफी के अंदर जो सेल के इंट्रासेलुलर प्रोटीन है और मैट्रिक्स है यानी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल का साइज भी इनलार्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एडिपोसाइट जो सेल्स होते हैं जो फैट्स को स्टोर करते हैं, अगर वो ज़्यादा फैट्स को स्टोर करते हैं तो उसकी वजह से सेल का साइज एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो लिपिड्स के कंटेंट है इनसाइड द साइटोप्लाज्म वो तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक फिजिकल लिपिड्स के ज़्यादा बन जाते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से सेल का साइज इनलार्ज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। In human adult, increase in body fat tissue occur mostly by increase the size of adipocyte, not by increase in the number of adipocyte। अगर किसी की बॉडी के अंदर बॉडी फैट्स के टिश्यू इंक्रीज हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेल्स है जो एडिपोसाइट है उसका साइज इनलार्ज हुआ है, उनकी तादाद नहीं बढ़ती। नॉट बाई इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिपोसाइट, एडिपोसाइट की तादाद नहीं बढ़ती। अगर किसी के बॉडी के अंदर पेट्स की तादाद या क्वांटिटी इंक्रीज है तो इसका सिंपल मतलब कि उसके पेट के सेल्स यानी एडिपोसाइट्स इनलार्ज हो गए। हाइपरट्रोफी में विकास बाय मैकेनिकल सिग्नल, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचेस, अगर हम हेवी लिफ्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लोग, जिम जाते हैं, तो वो मसल के ऊपर एक मैकेनिकल सिग्नल मिलता है जिसकी वजह से मसल के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है तो मसल का साइज इनलार्ज हो जाते हैं। आट्रोपिक सिग्नल या अगर ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं तो उस वाले सेल्स या उस टिश्यू के अंदर इनलार्जमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज हाइपरट्रोफी। अब इस सेल के स्लाइड के अंदर आप लोग देखें कि नॉर्मल सेल के साइज़ क्या है और जो नीचे है उसके अंदर फिर हाइपरट्रोफी हुई तो हमें साइज इनलार्ज नज़र आ रहे हैं। तो हाइपरट्रोफी सिंपल मीन इंक्रीज द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सेल इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। अब फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी क्या है? फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्ट्रेस अगर हम स्केलेटल मसल के ऊपर पड़ जाते हैं तो उससे स्केलेटल मसल का साइज इनलार्ज हो जाते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस। अगर एओर्टा स्टेनोस हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना होता है क्योंकि ब्लड को पहुंचाना होता है, और एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर हमें पता है कि एओर्टा के डायमीटर कम हो जाते हैं, तो उस रिजल्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज इनलार्ज हो जाता है वो क्योंकि वो अब नॉर्मल कंडीशन है तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। अब हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, कि सेल की तादाद बढ़ जाती है, हम उसको कहते हैं हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस या जो सेल डिवीजन वाला प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाते हैं। टू टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया जिसको हम कंपेंसेटरी काउंट करते हैं या हम उसको काउंट करते हैं कि कंपेंसेटरी है और हार्मोनल है।
कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया के अंदर टिश्यू और ऑर्गन की रीजनरेशन होती है, और ये ज़्यादातर कॉमन होता है एपिथेलियल सेल के अंदर, या एपिथेलियल सेल के अंदर, या डर्मस, या इंटेस्टाइन, या लीवर हेपेटोसाइट, या बोन मेरो सेल, या फाइब्रोब्लास्ट, इसके अंदर हाइपरप्लेजिया होते हैं और हम उसको काउंट करते हैं कि दिस इज नॉर्मल। इट अकर टू लेसन एक्सटेंट इन बोन के अंदर ये कम तादाद में होते हैं, कार्टिलेज में और स्मूथ मसल सेल में ये बहुत कम पाया जाते हैं कि हाइपरप्लेजिया उस सेल के अंदर। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया अकर मेनली इन ऑर्गन दैट डिपेंड ऑन एस्ट्रोजन। अब जो ब्रेस्ट के अंदर सेल की तादाद बढ़ जाती है, या जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर अगर सेल की तादाद बढ़ जाती है जो हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट हो, स्पेशली एस्ट्रोजन के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। यहाँ आप देखें नॉर्मल सेल की तादाद कितनी है, सिंगल लेयर है, वाइल जबकि हाइपरप्लेजिया सेल की तादाद बढ़ गई है तो वहाँ पे हमें डबल लेयर नजर आ रहे। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया जो कि नॉर्मल स्ट्रेस पड़ जाती है और सेल अपनी तादाद को बढ़ाती है, तो ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो जाता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि वो नॉर्मल फिनोमेना है तो उसको हम फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसकी थिकनेस हो जाती है ड्यूरिंग मेंसेस साइकिल, या लीवर की ग्रोथ होती है। अगर हम पार्शियली उसको रिसेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो लीवर के रिमेनिंग सेल्स होते हैं उसके अंदर सेल डिवीजन होती है, सेल अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, तो उसको हम फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अब मेटाप्लेजिया के अंदर क्या होता है कि एक वेल डिफरेंशिएटेड सोमेटिक सेल कन्वर्ट हो जाते हैं इन अदर टाइप्स ऑफ सोमेटिक सेल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया को हम कहते हैं कि सेल टाइप्स कन्वर्जन वाला प्रोसेस है, एक एडल्ट सेल चेंज हो जाते हैं इन अदर सेल टाइप्स के अंदर, और ये जो होता है दिस इज ऑलवेज ड्यू टू पैथोलॉजिकल या एबनॉर्मल स्ट्रेस की वजह से या एबनॉर्मल स्टिमुलस की वजह से वन टाइप्स ऑफ सेल कन्वर्ट हो जाते हैं इन अदर टाइप्स ऑफ सेल फॉर एग्जाम्पल। और इसके अंदर जो स्टिमुलस होता है वो ज़्यादातर ट्रिगर बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, तो ज़्यादातर उसके अंदर जो स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से मेटाप्लेजिया वाला प्रोसेस होता है वो एनवायरमेंटल होता है। मिसाल की अगर हम बात करते हैं बेरेट एसोफेगस एक कंडीशन होती है जो स्टमक एसिड की प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से जो एसोफेगस की लिनिंग जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटाप्लास्टिक कोलोमिनर एपिथेलियल सेल में, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज पैथोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर भी ऐसे होते हैं कि सेल कन्वर्ट हो जाते हैं इन अदर टाइप्स ऑफ सेल के अंदर, तो उसको भी हम कहते हैं कि दिस इज मेटाप्लेजिया और वो पैथोलॉजिकल। ब्रोंकियल एयरवे की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलोमिनर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं जो स्मोकिंग की वजह से चेंज हो जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल के अंदर, जो कि मेटाप्लेजिया की एक मिसाल है। अब मेटाप्लेजिया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी होते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल चेंज हो जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल में और उसके अंडरलाइंग काज ब्लैडर स्टोन होते हैं। मेटाप्लेजिया नॉर्मली भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होते हैं, कैसे the squamous metaplasia that occur in the uterine cervix during menses cycle as the squamous columnar junction migrate across the transformation zone। तो ये वाला प्रोसेस ड्यूरिंग मेंसेस साइकिल जो होता है जो स्क्वेमस कोलोमिनर जंक्शन होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन में चला जाते हैं, तो वहाँ पे स्क्वेमस और कोलोमिनर सेल अपनी जो एनॉटमिकल पोजीशन है उसको थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज नॉर्मल। ये वाहिद एक्सेप्शनल है कि जहाँ पे मेटाप्लेजिया नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके अलावा कहीं पर भी अगर सेल अपने शेप को चेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। अब डिस्प्लेजिया की हम बात करते हैं तो इसके अंदर एबनॉर्मल सेल प्रेजेंट होते हैं टिश्यू के अंदर, और इसके अंदर हम बात करते हैं कि टिश्यू की भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन डिस्प्लेजिया कैंसर नहीं है, लेकिन ये सम टाइम कैंसर हो सकता है। डिस्प्लेजिया इसके अलावा माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है, डिपेंड कर रहा होता है कि सेल अंदर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कितना एबनॉर्मली हमें नजर आ रहा होता है, तो उस बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं, या टिश्यू कितना डैमेज है या ऑर्गन कितना डैमेज है, तो उसके ऊपर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं कि डिस्प्लेजिया जो एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल के अंदर या ऑर्गन के अंदर वो माइल्ड है, मॉडरेट है या। अब जो लास्ट हमारे ऑब्जेक्टिव था वो था न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया का मतलब होता है मींस न्यू ग्रोथ, बट एवरी न्यू ग्रोथ इज नॉट न्यूप्लेजिया, ओनली स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूप्लेजिया। स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रोथ होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूप्लेजिया। दो किस्म के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मॉलिक्यूलर एरा, कि जब मॉलिक्यूलर स्टडी नहीं आई थी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, उससे पहले लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था न्यूप्लेजिया से रिलेटेड। तो पहले जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि न्यूप्लेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ होना किसी टिश्यू के अंदर
एक्सेसिव ग्रोथ होना। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक उनका ये मानना था कि ये जो ग्रोथ होती है टिश्यू के अंदर, ये अनकोऑर्डिनेटेड न्यू ग्रोथ होती है। इसके अलावा अगर हम उस फैक्टर को रिमूव करते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो फिर भी उस टिश्यू के अंदर या उस सेल के अंदर ग्रोथ परसिस्टेंट कंटिन्यू होता है और इसको ऑटोनोमस हो जाते हैं, ग्रो ऑन देयर ओन, की किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमें पता है कि नॉर्मल सेल को ग्रोथ सिग्नल मिलता है तब उसके अंदर जाके ग्रोथ होती है, और ये जो न्यूक्लिया वाले सेल्स होते हैं इसके अंदर ये ऑटोनोमस हो जाते हैं कि विदाउट ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब हालांकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है तो मॉलिक्यूलर एरा के मुताबिक कि न्यूप्लेजिया के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो ये 4 तो होंगे, लेकिन देयर मे बी सेल ओवर प्रोलिफरेशन सेकेंडरी टू सीरीज ऑफ जीन डैमेजिंग। के न्यूप्लेजिया के अंदर सेल की ओवर प्रोलिफरेशन होती है, लेकिन साथ साथ में मल्टीपल जीन्स होते हैं जिसके अंदर जीन्स डैमेज हो जाते हैं, और इसको उन्होंने नाम दिया कि दिस इज पैरासाइटिक टिश्यू, क्योंकि ये टिश्यू हमारे ओन टिश्यू को डैमेज करते हैं, हमसे खुराक हासिल करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर एरा का कॉन्सेप्ट है उन्होंने इसको नाम दिया कि दिस इज पैरासाइटिक टिश्यू, बिकॉज द न्यू टिश्यू है नो बेनिफिट्स। उस न्यू टिश्यू का कोई बेनिफिट्स नहीं होता और उनके अंदर ग्रोथ होती है किस पे, एट अ कॉस्ट ऑफ बॉडी न्यूट्रिशन। बॉडी न्यूट्रिशन वो इस्तेमाल कर रहा होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, और साथ साथ में हमारे हेल्थी टिश्यू को डैमेज करते हैं, तो इसलिए हम उसको नाम देते हैं कि दिस इज पैरासाइटिक टिश्यू। अब 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ट्यूमर के, एक को हम कहते हैं पेरेन्काइमा ऑफ द ट्यूमर और सेकंड को हम कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर। तो पेरेन्काइमा ऑफ द ट्यूमर का मतलब होता है कि जो रियल सेल्स है, जो रियल नॉर्मल सेल्स है, जो कन्वर्ट हो गया मैलिग्नेंट कैंसर सेल के अंदर वो कन्वर्ट हो गया, उस सेल्स को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड पेरेन्काइमा ऑफ द ट्यूमर। अब स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर का मतलब होता है उस वाले एबनॉर्मल सेल्स को, या लेट्स सपोज कि एक टिश्यू है इसके अंदर कैंसर सेल्स है, या लीवर के एक लूब है उसके अंदर वो पूरा एबनॉर्मल ग्रोथ है, मैलिग्नेंट ग्रोथ है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है जो उस वाले कैंसर टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर है। या जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो नियर बाई ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, जो उस वाले मैलिग्नेंट ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ द। इसी के साथ यूनिट नंबर 3 इख्तिताम तक पहुंचता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।